अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी वाई इज इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएसए और डीडी रेड की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो चीमा जी का वीडियो है। टाइटल है तारड़ सेज तुलसी हैड हाईएस्ट लेवल विजिट टू इंडिया। अच्छा जी, तो चलिए देखते हैं भाई। तुलसी गबार्ड जो हैं वो भारत आई हुई थी और उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, अजित डोभाल से मुलाकात की, राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की है। और पाकिस्तान में इसको लेकर बड़ी हलचल मची क्योंकि वो रायसीना डायलॉग्स भी चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो चलिए इस पर साजिद तारड़ जी क्या कह रहे हैं सुनते हैं। तारड़ साहब, दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा हुआ है भारत का, उसको बहुत सारे लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सिर्फ $1.2 बिलियन ट्रेड है, लेकिन इंडिया ने बहुत ज़्यादा उनको अहमियत दी है। रायसीना डायलॉग में उनको बुलाया है। और तारड़ साहब, बड़ी डेवलपमेंट इंडिया में ये भी हुई है कि वहां पे 20 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे रायसीना में। तो वो एक उन्होंने जरा उस पर भी जरा बात कीजिएगा। और इंटेलिजेंस चीफ भी आए हुए थे वहां पे, फाइव आइज इंटेलिजेंस के चीफ भी आए हुए थे। दूसरा तारड़ साहब ये भी बताइएगा कि ये जो रशिया और यूक्रेन के हवाले से ट्रंप साहब कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये लॉजिकल कंक्लूजन पे चीज पहुंच जाएगी और ये नजर आ रही है? और सुनने में तो ये भी आज पता चला है कि ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगान तालिबान से कुछ अमेरिकन जो थे वो रिलीज करवा लिए हैं। उस पर भी कमेंट कीजिएगा। और तुलसी गैबर्ड के हवाले से बात कीजिएगा। तुलसी गैबर्ड को एक अनप्रेसिडेंटेड वेलकम जो है वो दिया गया है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स? और पाकिस्तान के वजीर आजम और आर्मी चीफ की भी मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिका में तारड़ साहब मुलाकात हुई है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर नहीं बैठे हुए थे उस मुलाकात में, हालांकि वो उस वक्त मौजूद थे वहां पे सऊदी अरब के अंदर। आप इन मुलाकातों को कैसे देखते हैं? ये कैसे ये डेवलपमेंट्स को रीड करते हैं? चीमा साहब, दुनिया इस वक्त कंफ्यूजन, केओस और इन चीजों का शिकार है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हवाले से। भारत है डिप्लोमेटिक अपने एक्सट्रीम पर है, देखा जाए तो। मैं एक एट ए टाइम 20 कंट्रीज के एनएसएस वहां पे इकट्ठे होने और उसके बाद रेसिना हिल्स जो डायलॉग है उसका होना। इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं सारा आपके सामने मंजरनामा पेश करता हूं कि इस वक्त क्या हो रहा है। भारत अपनी किस तरीके से डिप्लोमेसी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, अपने आप को इम्पार्शल रखने की कोशिश कर रहा है। रशिया के साथ भी इन्वॉल्वमेंट रखना चाहता है, चाइना के साथ भी चीजें अपने बॉर्डर रिजॉल्व कर रहा है। और इस सर्कमस्टांसेस में दूसरी दुनिया के अंदर क्या पक रहा है। सबसे पहले तो आपको मैं चीमा साहब बताना चाहूंगा, रेसिना डायलॉग जो है, एक तो ये नाम कहां से आया है। रेसिना हिल्स है वहां पे जहां गवर्नमेंट की सारी मशीनरी है दिल्ली में। मुझे कई दफा जाने का इत्तेफाक हुआ। पार्लियामेंट वहां पे है, सुप्रीम कोर्ट है और राष्ट्रपति भवन भी वहां पे मौजूद है। इस वजह से रेसिना डायलॉग उनका ट्रेडमार्क है भारत का। मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेसी के हवाले से, नेटवर्किंग के हवाले से उनकी बड़ी सक्सेस है। एक फ्लैग इसके जो रिसर्च फाउंडेशन है और उनकी जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है उनके साथ उनकी पार्टनरशिप है। मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिकली इट्स ह्यूज। उसकी वजह यह है कि जो न्यूजीलैंड के वहां पे क्रिस्टोफर लैक्सान आए हैं, उन्होंने भी कहा है, और यह हकीकत है कि मिडिल क्लास ग्रो कर रही है और मिडिल क्लास एजुकेटेड है। ये बहुत बड़ा एज है भारत के पास। चीमा साहब, इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं थी जो चीजें डिस्कस की गई हैं उनके क्रिस्टोफर लैक्सान के हवाले से। और जाती दफा मेरे ख्याल में मैं अगर कहूंगा कि उन्होंने पूरी वो चीजें डिलीवर नहीं की जो भारत की ख्वाहिश थी या होनी चाहिए थी, जो वो नहीं कर पाए। जो चीजें डिस्कस उन्होंने की, फ्री ट्रेड के बारे में डायलॉग की करने की कोशिश की। 1 बिलियन ट्रेड है, उसको 10 साल में डबल करने का उन्होंने वादा किया। उन्होंने जो चाइना उनके बैकडोर में आके नेवल एक्सरसाइजेस करता है, वहां उन्होंने नेवल के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए कि हम जॉइंट एक्सरसाइजेस करेंगे। कुक आइलैंड जो उनके नजदीक है वहां पे न्यूजीलैंड के पास, जिनके जो मुसलसल इस वक्त दे आर लीनिंग टुवर्ड्स चाइना, उसको डिस्कस किया गया।
ये सारे मैटर डिस्कस किए गए और उसके बाद खालिस्तानी एलिमेंट को भी डिस्कस किया गया। अब वो खालिस्तानी एलिमेंट क्या है उसके बारे में उसके साथ एक और खबर भी अटैच हो जाती है। खालिस्तान का जो रेफरेंडम कराया गया था उसको सबसे बड़ा सक्सेसफुल जो उनका था वो न्यूजीलैंड था, बल्कि पन्नू साहब इसके फाउंडर हैं, उनके भाई वहां गए उस रेफरेंडम में। आई एम नॉट श्योर आइदर ही इज अ न्यूजीलैंडर रेजिडेंट और नॉट, लेकिन वो वहां गए। पन्नू साहब, बीले वाले लोग भी साहब हैं, सिंधु देश वाले भी साहब हैं। और सबसे ज्यादा सक्सेस उनको हुई जो इस वक्त भारत के लिए काबिल तशवीश है। उस हवाले से जब डायलॉग किया गया तो वो जिस तरह की यूरोपियन माइंडसेट होता है कि अपनी मर्जी से जहां भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करना हो कर लिया, जब जिस तरफ जाने को ह्यूमन राइट्स को इस्तेमाल कर लिया, उसी तरह का डिप्लोमेटिक आंसर देकर जो हमारे भाईजान लक्सान है वो पतली गली से वहां से निकल गए हैं कि ये उनका जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। उनको ये, मैं यहाँ पे आपको ये भी अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, इस्लामोफोबिया को अगर डिस्कस किया जाए तो आपको याद होगा से हुई थी जुमे वाले दिन। तो ये एक न्यूजीलैंड का, मैं समझता हूं कि मैं इस पे इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस लेवल तक नहीं ले जाना चाहिए कि जहां लोगों के जज्बात मजरूह हों, लोगों के रिलीजियस, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी तो है ना। मेरा मकसद उसको भी, इनके दरमियान एक फाइन बैलेंस होता है, उसको करना चाहिए, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए क्रिस्टोफर। अब उसके बाद तुलसी गैबर्ट, दूसरा जो 20 लोग इकट्ठे हैं इस वक्त एनएसएस मुख्तलिफ ममालिक के, तुलसी गैबर्ट का पहला, बल्कि किसी भी अमेरिकन हाई प्रोफाइल शख्स का इस पहला दौरा है भारत का। इसमें पहले एक्सपेक्टेड थे कि हमारे आएंगे, लेकिन वो नहीं जा पाए क्योंकि इस वक्त यूक्रेन के हवाले से कई जगह पे मीटिंग्स हो रही है, शायद वो इस वजह से नहीं जा पाए। मतलब मैं बल्कि खालिस्तान के हवाले से साथ जो उसके रेलिवेंट खबर ये थी कि भारत की इस वक्त अमेरिका से ये बातचीत चल रही है कि जो सिखों की जस्टिस फॉर सिख जो है उसको बैन, एक ऑर्गेनाइजेशन बैन की जाए, ये भी डायलॉग हो रहा है उस पर। इसकी खबर थी अगले दिन वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर भी। तो ये एक भारत अपनी डिप्लोमेटिक उसको चाहता है कि ये खालिस्तान, आपने देखा है कभी ये हाई कमीशन इंग्लैंड के अंदर, वहां पे उनको भारत के हाई कमीशन पे अटैक करते हैं। कनाडा एक इनका सबसे बड़ा बेस बन चुका है जिसको मुसलसल मिस्टर ट्रूडो की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन ये इट इज ऑन गोइंग इशू फॉर भारत, जिसको जो उनको तंग करता है बार बार ऑन द इंटरनेशनल लेवल। अब दूसरी बात है, तुलसी गैबर्ट गई है वहां। नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है भाई, नेटवर्क इंटरनेट बहुत दिक्कत, मेरा नहीं। पे इसके बारे में कि वी आर अ बेटर चॉइस इन दैट रीजन अगेंस्ट चाइना। अब वो किस हद में कामयाब होता है? पाकिस्तान के हालात खराब हैं चीमा साहब, वहां पे जो बार बार अगले दिन आपके आर्मी चीफ साहब ने 100 मिनट की स्पीच दी है। चलिए पाकिस्तान पर तो हम बाद में आते हैं, पहले जरा इसको सम अप कर लें। देखिए, खालिस्तान का इशू पता है कि किसे कौन फ्यूल कर रहा है, कौन उसमें तेल डाल रहा है। पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। कई बार हम इसका सबूत भी दे चुके हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों को मानना है मानिए, मत मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो काम है, जहां पर हमें मनवाना है वहां पर हम मनवा लेंगे। वो चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, चाहे अलग अलग देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ये चीज़ें इंक्लूड करवा दी जाएंगी, डोंट वरी। और आप देखेंगे, आप मेरी बात याद रखिए, साल से 2 साल 3 साल के भीतर आप देखिएगा खालिस्तानी बिलबिलाएंगे। थोड़े बहुत जो हमारे देश के भीतर हैं 2-4, और जो देश के बाहर है वो भी, क्योंकि इन सब की, मैं बता रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब की कुर्की जब्ती होनी है। उनके पासपोर्ट रद्द होने हैं, ओआईसी पासपोर्ट से, जो भी क्या कहते हैं उसको, ओआईसी जो भी है, उसको रद्द होना है। और यहां से जो लोग उनके कांटेक्ट में हैं, यहां से जो लोग उनको पैसे भेज रहे हैं या जो कुछ भी लेन देन बात विचार ये वो फलान ठगड़ा या उनके एजेंडे को यहां पे लागू करवा रहे हैं, उनकी भी खैर नहीं है। खैर यहां पे वो मुट्ठी भरें, वो हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा कि पंजाब से जाने वाले कुछ लोग भिंडरावाले की तस्वीर लेकर जा रहे थे, झंडा लेकर जा रहे थे, हिमाचल में बवाल हुआ। खैर ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, ये होती रहती हैं, इसमें कोई वो नहीं। बड़ी पिक्चर ये है कि खालिस्तान के जो लोग बाहर हैं, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है या जो भी वो कहते हैं ना दूसरा वाला जो होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो है,
वो जाने वाली है, ओवरसीज़ जो कहते हैं कुछ है वो जाने वाली है, उनकी एंट्री यहाँ पर बैन हो जाएगी। यहाँ से लोग उनके यहाँ अगर जाए पाए गए और अगर उनको कनेक्शन मिल गया तो आप भी नपेंगे यहाँ से जो जाएगा। तो बेहतर है कि भैया फ्यूचर पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई बच्चों को करवाओ, थोड़ा उनको ढंग की एजुकेशन दो, उनको कुछ ढंग का आदमी बनाओ। ये क्या गली के गुंडों की तरह इधर उधर कर रहे हैं। और आप देखते चलिए, अभी तो थोड़ा हम दूसरी तरफ लगे हुए हैं, खालिस्तानियों का निपटारा होने वाला है बहुत जल्दी। जो बाहर हैं, अंदर वालों को तो हो ही जाएगा, जो बाहर है उनका भी हो। उसमें 3 कंट्रीज का उन्होंने नाम लिया है कि खुरासान, ये कोई मामूली बात नहीं है। दूसरा, हमारे जो एक पार्टी है जो अब मजहबी पार्टी बन चुकी है, पीटीआई, उनके चीफ मिनिस्टर ने तो कल खैर एक इंटरव्यू के अंदर, मैं कहता हूँ एक्सट्रीम पर चले गए हैं वो। एक तो मुर्शिद पाक ने जेल से कहा है कि तालिबान अफगानिस्तान हमारा दोस्त कंट्री है। पता नहीं वो कौन सी दुनिया में रहते हैं, जिनात के साथ डायलॉग करते हैं या फिर वो पाकिस्तानी लोगों के साथ डायलॉग करना चाहते हैं कि हालांकि फ्रेंडली कंट्रीज 57 अटैक नहीं करते 48 घंटों में। केपीके के जो वजीर आजम हैं उनके ऊपर तलाल चौधरी साहब हैं, एक आपके एमएनए, उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा है कि इसने अपनी पुलिस को मना कर दिया है कि आपने दहशतगर्दों को नहीं रोकना। फिर इसी बंदे ने, वो जो गंडापुर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि टीटीपी के तकरीबन 11,000 लोग टीटीपी के मौजूद हैं इस वक्त केपीके के अंदर। अभी एक सर्वे आया है कि डेली बेसिस पे 9 वाकयात दहशतगर्दी के डेली बेसिस पे हो रहे हैं केपीके के अंदर, जिसमें 3 फौजी डेली बेसिस पे मारे जा रहे हैं और 7 जख्मी हो रहे हैं मुसलसल। दूसरा, वहां पे जो लोगों की ओपिनियन चेंज हो रही है। 2 वाकयात हैं। एक वादी तीरा के अंदर एक फौजी छुट्टी पर था जिसको टीटीपी ने किडनैप करने की कोशिश की है। वहां पे लोगों ने और करक के अंदर भी हुआ है जहां पे लोकल लोगों ने सपोर्ट कर। चीमा साहब, 2 चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर। अब क्या होता है, इन्होंने जो तहलका मचाया है, गंडापुर साहब ने, जो कि अपने आप को महमूद गजनवी समझते हैं, उन्होंने कहा है कि ये हमने सियासत यहां करनी है, हमने इनके साथ रिलेशनशिप अपने खराब नहीं करने। मेरी समझ से बाहर है। इन्हीं की पार्टी के एमएनए खुद ये कह रहे हैं कि हमें भत्ते के लिए भी चिट्ठियां मिल रही हैं, टीटीपी वाले भत्ता मांग रहे हैं और हमें थ्रेट्स आ रही हैं। तो ये कहते हैं हमने उनके साथ मिलकर रहना है। बल्कि इन्होंने अगले दिन एक और स्टेटमेंट भी दी है जो बहुत खतरनाक है। इन्होंने कहा कि अफगानियों को पाकिस्तान की सिटीजनशिप दी जाए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमें माफी दें, पाकिस्तानीज को, आप अफगानिस्तान शिफ्ट हो जाए। ये बहुत आसान होगा। जाती दफा पीरनियां भी ले जाएं यहां से और मुर्शिद पाक को भी साथ ले जाएं, जो इस्लामिक टच देते अब अमीरुल मोमिनीन बन चुके हैं। हमें ऐसे इसके लिए आसान लफ्जों में कहते हैं, ऐसी मोहब्बत से हम चले जाएं, बिछड़े हुए भाई मिल जाएं वहां पे जाके और हैप्पीली लिव करें वहां पे फॉरएवर। चीमा साहब, उसके बाद अब दुनिया का नक्शा, तीन बड़ी जंगें जो है वो पक रही हैं। अमेरिका अभी तक कामयाब किसी भी। चलिए अब इस पार्ट पे बात कर लेते हैं। देखिए, अली अमन गंडापुर ने तो बिल्कुल मोर्चा खोल रखा है और आर्मी से टकराव निश्चित है, क्योंकि जिस तरह की बातें उन्होंने की है। आर्मी ने कहा कि भाई हम अपने ऑपरेशंस तेज करेंगे, हार्ड स्टेट में बदलने की बात कही आसिम मुनीर ने। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें इमरान खान की पार्टी नहीं थी, बाकी लोग थे, और बलूचिस्तान की भी शायद पार्टियां नहीं थी, बाकी इधर लोग थे, उसमें आर्मी चीफ ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई आर्मी को ज़्यादा पावर चाहिए और लीगली पावर चाहिए, आप आर्मी को हैंड ओवर करिए। ऐसी बातें कही हैं। और वो हार्ड स्टेट में बदलने के लिए आसिम मुनीर कह रहा है कि हार्ड स्टेट में बदलना होगा, कि हमसे ये ना पूछा जाए कि हम किसको मार रहे हैं, किसको उठा रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं। तो अली अमन गंडापुर ने कह दिया उधर से बयान देके कि भैया ऐसा है कि मेरे स्टेट में तो मैं ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दूंगा, मैं अपने राज्य में नहीं दूंगा। तो ये टकराव बढ़ने वाला है आगे। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि भाई आम लोगों का सपोर्ट, तारड़ साहब ने हल्की सी बात कही कि आम लोगों का सपोर्ट बलूचिस्तान में ये बहुत ज़बरदस्त हो चुका है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो आम जनता भी है वो जान गई है कि पाकिस्तानी आर्मी हत्यारी है और पाकिस्तान की सरकार लुटेरी है। पाकिस्तान की सरकार उनको लूट रही है और उनमें वहीं के बलूचिस्तान के जैसे बुगटी टाइप के लोग, ये लोग सरफराज बुगटी जो भी है, क्या नाम है जो सीएम अभी, इस टाइप के लोग शामिल हैं। ये तो मलाई खा रहे हैं, इनको भी पैसे आते हैं, इनको भी कट आता है। आम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा वहाँ पे, ना उनको स्कूल्स मिल रहे हैं, ना उनको कॉलेजेस मिल रहे हैं, ना यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं, ना अच्छा इंफ्रा मिल रहा है, ना नौकरी मिल रही है, ना राशन मिल रहा है, ना साफ पीने का पानी मिल रहा है।
तो वहाँ पे अभी एक मेंबर हैं आपके बलूचिस्तान के ही हैं, उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि कहाँ कहाँ आप बीले वाले को ढूंढेंगे, वहाँ की जो बलोच माएँ हैं वो तो हथियार जेवर तेवर सब बच्चों के साथ ही रख देती हैं। हर घर में उनकी गोद में बच्चा है जो बीले का बंदा है। सुनिए। 170-80 सुसाइडल अटैक्स आपके हो चुके हैं। औरतें तो छोड़ दो, एक भी बंदा आपकी गोली से नहीं मरा। खुद आखिर में प्रोफेसर लेवल के, लेक्चरर लेवल के, वो अपने आप को मार के फिर वापस खुदाफिज करते, वापस जिंदा नहीं आते। वो छोड़े, इससे भी और खतरनाक किस्सा अभी आगे बढ़े। जहरी में औरतें, बच्चे अभी सिंपैथी इस हद तक बीएलए को निजात दहिंदा अपना समझते हैं गवर्नमेंट की तरफ। औरतें, बच्चे जनाब अपनी जेवरात, अपनी चीजें, अपने बेटे की बंदूकें, अपनी जेवरात, राशन, सारी चीजें बीएलए अपने बच्चे की तरह के गोद में सुलाते हैं। अब क्या करेंगे गवर्नमेंट, क्या करेंगे? ऑपरेशन कहाँ करेंगे? वो अपनी गोद में माँ की सोया होगा। वो आप क्या समझते हैं? बीएलए आपके बीच में घूम रहा होगा, बीएलए को कहाँ से पकड़ेंगे आप? तो देखिए, ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। जब बात आपकी असेंबली में पहुंच गई है, सोचिए, छोटी बात नहीं है। अगर बलूचिस्तान का बच्चा दुश्मन बन गया है तो आप समझ रहे हैं बात किधर जा रही है। पाकिस्तानी फौज नहीं हैंडल कर सकती, आप चाहे कितना भी कर लें कोशिश। और आप देखिए, पाकिस्तानी फौज को हर जगह हार मिल रही है। आपके बंदे पकड़ लिए जाते हैं, 200 मार दिए जाते हैं। आप छुपाते रहिए। कल को देखिए, पहले भी आप लोगों ने कई चीजें छुपाई हैं, बाद में वो सामने आई हैं। तो अभी जिन लोगों को ये लगता है, जिन भी पाकिस्तानियों को लगता है कि नहीं पाकिस्तानी फौज बिल्कुल सही कर रही है, बिल्कुल सही बात बता रही है, नहीं बता रही वो आपको। आपके बाप दादा भी यही कहते रहे, लेकिन बाद में पता चला 10 साल बाद, 15 साल बाद जब बातें खुलनी शुरू हुई, कि अरे यार ये तो बड़ा झूठ बोलती है जी, ये तो सिर्फ एकदम फेक चीजें दिखाती है तो आपकी आर्मी। तो आने वाले 5 साल 10 साल में आपको खुलासा मिल जाएगा। जिन जिन बातों पर आप भरोसा कर रहे हैं वो सारा भरोसा आपका टूटने वाला है। 5 7 साल 10 साल वेट करिए, सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। और ये जो आसिम मुनीर ने किया है, ये बड़ा खतरनाक है। हार्ड स्टेट, अब पता नहीं कितने पाकिस्तानियों को इसका मतलब समझ में आएगा, आई डोंट नो। ज्यादा मतलब समझना है तो डिफेंस डिटेक्टिव पर एक वीडियो बना दूंगा, या देख लेना, उस पर बनाने वाला हूं, आप उस पर देख लेना कि ये आसिम मुनीर ये कह रहा है कि हार्ड स्टेट बनाओ और सारी पावर मुझे दो, पीएम से भी मैं नहीं पूछूंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। और साथ में पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जो लोग काम करने वाले हैं, उनके लिए भी एक खबर दे दूं, आपकी बैंड बजने वाली है। आपकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि एक बार फिर से आसिम मुनीर ने कहा है कि इन सोशल मीडिया वालों को तो निपटना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया तो मेरे कब्जे में है, वो मेरे खिलाफ तो जाएगी नहीं। इस सोशल मीडिया वाले बहुत उछल रहे हैं और काम चालू हो गया उसके। तो आप लोगों की बजने वाली ये बैंड, चाहे उसमें पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हों, चाहे जो भी लोग हों, ट्विटर पर लिखते हो, ट्विटर तो खैर बैन है अभी आपके यहाँ, फेसबुक पर लिखते हो, टिकटॉक बनाते हो, आप लोगों की आने वाली जिंदगी नरक होने वाली है। आप लोगों की कमाई भी बंद होगी। दोस्तों कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पे साजिद तारड़ साहब और चीमा साहब बातचीत कर रहे थे। तुलसी कबाड़ जो हैं वो आई हुई थी और हिंदुस्तान में उनका बड़ा कामयाब दौरा रहा है और बहुत सारी जो मुआहदे भी हुए हैं और उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं, खालिस्तान को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई है। और खालिस्तान, अभी जितने भी खालिस्तानी कट्टरपंथी हैं दूसरे कंट्रियों में हैं या हिंदुस्तान में चंद लोग बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ भाई इर्द गिर्द दायरा जो है वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से टाइट करने जा रहे हैं। और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अभी कह लें कि एक्शन में आने वाली है और अब जो खालिस्तानी जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दूसरे कंट्री में वो बैठकर समझते थे कि वो दादागिरी कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का उनको एक मिला हुआ है ठप्पा, वो उस चीज का नाजायज इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब इंडिया जो है वो दूसरे कंट्रियों से बातचीत उन्होंने कर ली है
और वहाँ पे भी जिस तरह से इन्होंने पॉलिसी बनानी है हिंदुस्तान ने और जिस तरह से अभी लाए अमल होगा, वो इस तरह से होगा कि इंडियन पासपोर्ट जो है, जब उनसे ये नेशनैलिटी ली जाएगी और उनके पास जो दूसरी कंट्रियों की नेशनैलिटी है, वो भी आलोक सर कह रहे हैं कि खत्म करवाने की कोशिश की जा रही है और उनके खिलाफ दायरा जो है वो टाइट करने जा रहे हैं। पन्नू जो है, उसमें अहम रोल बनता है खालिस्तानियों को वो भड़काने में, उसका एक अहम रोल है। पिछले दिनों में कनाडा की तो वाट लगी है ना, अब कनाडा ने तो सपोर्ट करना छोड़ दिया। कनाडा भी इसी वजह से सपोर्ट करता था खालिस्तानियों को। वो जस्टिन ट्रूडो जो है अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये सारी चीजें करता रहा, लेकिन ना कुर्सी बची है। तो फिर बाद में भाई साहब के हाथ क्या आया? पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं आया। तो भाई गलत चीज को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है आपके साथ भी गलत हो जाता है। तो ये चीजें तो होती हैं। अब खालिस्तानियों के बाद इन्होंने बात की है, पाकिस्तान के ऊपर आई है। पाकिस्तान के इन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर जो है वो कहते हैं कि हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे और 11,000 वहां पे बीएलए के या टीटीपी टीटीपी के जो लोग हैं वो भाई अगर वहां पे वाकईतन मौजूद हैं तो स्टेट जो है उसको पूरा पूरा हक है अपने दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन करने का। और इसमें अली अमीन गंडापुर को एतराज नहीं होना चाहिए, उनको नहीं रोकना चाहिए इस चीज से। या तो वो इस बात को माने कि वो टीटीपी के सपोर्टर हैं। अगर वो कहते हैं कि वो मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा है और मुल्क पाकिस्तान के एक रियासत है, उसके सीएम है, तो फिर उनको चाहिए कि अपना किरदार अदा करें कि जो मुल्की दुश्मन अनासर हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन करने देना चाहिए, इजाज़त देनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे इन्होंने ये डिस्कस की है कि आज जो पाकिस्तान है वो कहाँ पे खड़ा है और इंडिया देखें कहाँ पे खड़ा है। देखें यार, इंडिया और पाकिस्तान का कंपेयर जो है ना वो बनता भी नहीं है। और दूसरी चीज़ अगर देखा जाए, जो भी हालात होते हैं ना वो किसी दूसरे को देखकर नहीं करने चाहिए। सबसे पहले अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि फलां इस तरह कर रहा है तो हम भी इस तरह करेंगे, ऐसा नहीं है। अपनी पॉलिसीज़ लेकर आनी चाहिए, अपनी भी कुछ सोच होनी चाहिए कि यार हमने अपनी कंट्री की बेहतरी के लिए ये चीज़ें करनी है, ना कि किसी को दिखाने के लिए। अब इंडिया ने कभी कहा है कि फलाँ कंट्री क्या कर रहा है, वो कहाँ से कहाँ पे पहुँच गए और इंडिया कहाँ पे? इंडिया को पता है कि भाई हमने अपने कंट्री को डेवलप करना है, अपने कंट्री को तरक्की के लेवल पर लेकर आना है। और जो दुश्मन अनासर हैं, जो हिंदुस्तान के कंट्री को नुकसान पहुँचाने में जिनका हाथ है, उनके खिलाफ इस तरह का एक्शन लेना है कि उनको जड़ से खत्म कर। पाकिस्तानी रियासत का भी यही मामला है। अब पाकिस्तानियों को भी चाहिए, हमारी रियासत का भी हक है कि भाई जो दुश्मन अनासर हैं, उनको एक दफ़ा जड़ से ख़त्म किया जाए ताकि मुल्क का जो माहौल है ना, ये एक साफ़ होना चाहिए और दोबारा से मुल्क पाकिस्तान को स्टेबल करने की कोशिश की जा रही है और अभी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है। जी। जी, बिल्कुल जी। और जो बातें कही हैं बिल्कुल ठीक कही हैं और ज़ाहिर है खालिस्तानियों का भी हमने भी पहले कभी सपोर्ट नहीं किया कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं भाई। अगर मुल्क को तोड़ने की बात होगी तो गलत है। तो जहाँ पे भी हो यार, ये नहीं है क्योंकि अब कुछ जो लोग हैं जो कि इंडिया में भी हैं खालिस्तानी और बाहर के मुल्कों में भी बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि जी पंजाब जो है वो अलग हो और ये है वो है और इधर से जो है पाकिस्तान का पंजाब भी हथियाने की कोशिश करेंगे। और लेकिन ये है कि उनके खिलाफ हम भी बोलते हैं कि वो जो भी करते हैं गलत करते हैं भाई। जहाँ दिल उनका करता है वहाँ पहुँच जाते हैं, एम्बेसियों के आगे पहुँच जाते हैं, कभी किसी एम्बेसी के आगे पहुँच जाते हैं, कभी जो है वो थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं अपना एसजी शंकर साहब को, उनकी हुँ। गाड़ी के आगे आ गए थे झंडे लेके। तो ये सारा कुछ जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल गलत किया है खालिस्तानियों ने और हम इसको बिल्कुल सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते और खालिस्तानियों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। वो मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो हक के लिए खड़े हूँ, अगर किसी को हकूक चाहिए भाई प्रोटेस्ट करे, जो मर्ज़ी करे, वो एक उसका कानूनी हक है और वो उसके मुल्क का दिया हुआ कानून है, वो उसको यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर कहें कि उस मुल्क को अलहदा करना है, उस मुल्क का नुकसान करना है, उस मुल्क की तोड़-फोड़ करनी है, उस मुल्क को नुकसान पहुँचाना है, तो फिर वो गलत है, वो गद्दार है फिर हुँ। मुल्क के। तो इसी तरह जो है वो खालिस्तानियों का जो इन्होंने ज़िक्र किया है बीच में, क्योंकि वो इंडिया और अपना यूएसए की जो रिलेशनशिप है उसको बताया गया है बीच में। काफ़ी सारी चीज़ें को मेंशन किया गया है। नेवल जो है एक्सपेरिमेंट जो है वो अपना मशक़ें होंगी वो उन्होंने कहा है वो करनी है। और उसके बाद खालिस्तानी वाला मुद्दा और भी काफ़ी सारे मुद्दे थे जो कि उन्होंने उठाए हैं
और वो सारे जो वहाँ पे जो है वो मतलब इतने लोग वहाँ पे ज़ीनब डायलॉग में पहुँचे हुए हैं, इतने वहाँ पे इंटेलिजेंस के जो है हेड चीफ जो हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, तो ये बड़ी एक किस्म की इंडिया की जीत है और वहाँ पे जो है डायलॉग बाजी हो रही है और उन चीज़ों पे मुद्दों पे बातें हो रही हैं और उनको काबू करने के जो तरीके हैं उन पे गौर व फिक्र हो रही है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए। और इंडिया और यूएसए के जो है तल्लुकात बेहतर भी हैं। ज़ाहिर है यूएसए भी फ़ायदा ले रहा है, इंडिया से इंडिया भी फ़ायदा ले रहा है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन हर कंट्री जो है वो फ़ायदा लेता है दूसरे कंट्री से। और तो बाकी रही बात इधर केपीके की इन्होंने बात की है बीच में अली अमीन गंडापुर तो वो है जो कि लेने आया था, जब गोलियां चली तो भाग के वापस चला गया और अब वहां पे जाके बिल में घुस के धमकियां दे रहा है जी, हम यहाँ पे आएंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसने भाग जाना है भाई, हम्म। देख लेना मरना किसने, केपीके अवाम ने है जो इसके पीछे होगी। पहले भी अवाम जितनी आई थी पीछे, गोलियां किन्होंने खाई, उन्होंने खाई और ये तो भाग गया था अली अमीन गंडापुर। इसको तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा इस बंदे को। ये अवाम को जो है वो वहां पे मरने के लिए छोड़ के भाग गया। अगर ये सामने आता तो उसी दिन ही सारी बात क्लियर हो जाती, डायलॉग तय हो जाते और बात खत्म हो जाती अभी तक। लेकिन ये बंदा भाग गया वहां से और भाग के जो है वो अपनी बिल में फिर से चला गया और बिल में जाके फिर बिल बुलाने लगा था और अभी फिर बिल बुला रहा है। और इसको बिल्कुल मैं सपोर्ट नहीं करता। जब देख लेना यहाँ पे जब ऑपरेशन शुरू होना है इसने भाग जाना है, पीछे अवाम रह जानी है जो इसके पीछे होगी लगी हुई, मरना उसी ने है। तो इस बंदे को तो बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं है। रही बात जो टीटीपी के बंदे या 11,000 हैं तो भाई उनको मरना चाहिए, जो मुल्क का अमन खराब कर रहे हैं भाई। ये इमरान खान भी अब जो कह रहा है कि जी अफगानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है और उसके साथ दोस्ती रखनी चाहिए, तो ये तो वो दोस्ती निभाए ना। फिर वो दोस्ती के नाम पे जो है 60 जो हमले हो चुके हैं यहाँ पे, उनके पीछे बैक पे सपोर्ट वही कर रहा है अफगानिस्तान। किस चीज की दोस्ती? तो कौन सी दोस्ती फिर पीछे रह जाती है? ये टीटीपी के जितने भी 11,000 है ना, ये चाहे अपने कुछड़ में जाएं माओ की या जिधर भी जाके घुसे, इनको निकाल के रियासत का काम है कि इनको मारना। ऑपरेशन जरूरी है भाई। बाकी जो आम आवाम जो है वो और जो सहूलतकार बनेगा भाई उसको भी तो फिर ज़ाहिर है बीच में रगड़ा जाएगा वो भी। तो बेहतर यही है कि अवाम जो है वो इस चीज़ में साथ दे और जो टीटीपी के हैं उनका जो है सामने लेके आए और उनको सिर्फ पकड़ा जाए और उनका खात्मा हो जाए। और ये जो हमले हो रहे हैं इनमें कौन मार रहा है? मासूम लोग मार रहे हैं। बीच में जो है वो आम फौजी मार रहे हैं। तो आम फौजी की क्या वो बेचारा इंसान नहीं है? तो लेकिन ये है कि आम फौजी ज़ाहिर है ये कहते हैं कि फ़ौज इस तरह करती है, फ़ौज उस तरह वो ऑर्डर मान रहे होते हैं ऊपर, उन्होंने मानने होते हैं, वो हर मुल्क की फ़ौज का काम होता है। तो इसमें ये इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये अगर बात करें कि वो जो आम लोग मर रहे हैं बीच में, करते वो अटैक फ़ौज पे हैं, लेकिन बीच में आम लोग भी मरते हैं। कितने अटैक आम लोगों पे हुए हैं। मस्जिद में अटैक हुआ है तो क्या मस्जिद वो सारी फ़ौजियों से भरी हुई थी? पेशावर में जो पिछले दिनों हमला हुआ, वहाँ पे आम बंदे भी थे नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे, वो भी मरे हैं। तो क्या उनका खून का कोई जो हिसाब नहीं होगा? क्या एक जान की कीमत कोई नहीं हिसाब रखती? भाई जो टीटीपी के बंदे हैं ना, वो नसूर हैं मुल्क के लिए और उनको ख़त्म होना चाहिए। और जो पीछे बैकग्राउंड पे अफ़गानिस्तान जो है बीच में मदद कर रहा है ना, उसके साथ भी टकराना चाहिए और उसको भी जो है वो उसकी हद बतानी चाहिए कि उसके परे-परे रहे। वो पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है और इन तंज़ीमों को सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए जो है वो उसके साथ भी निपटना बनता है। और ये जो अली अमीन गड्ढापुर है इसको इजाज़त देनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं देता तो इसको भी उतारना चाहिए सीट से। ये कोई मतलब कि बदमाशी तो नहीं है, टीटीपी के बंदे पाल के बैठे हुए 11,000 और फिर कह रहे हो कि ऑपरेशन नहीं होगा यहाँ पे। या तो फिर उनको निकाल के दे दो, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। दे दो नाम से निकाल के, खुद ही निकाल के दे दो कि ये हैं जी टीटीपी के, ये लें, बस छोड़ें ऑपरेशन को। कोई भी नहीं करेगा फिर ऑपरेशन। उधर जो है वो बीएलए की बात हो रही थी कि बीएलए में लोग बच्चा-बच्चा जो है वो ये इसमें कोई शक नहीं है भाई, वहाँ पे बलूचिस्तान में जो है वो लोग खिलाफ हो चुके हैं, आम आवाम खिलाफ हो चुकी है और उसी चीज़ से निपटने के लिए यही है कि रियासत और हुकूमत को जो है मिल के जो है वो वहाँ पे डेवलपमेंट के काम करने पड़ेंगे, लोगों के दिल जीतने पड़ेंगे तभी। ये 1-2 महीने की काम बात नहीं है, ये सालों लग जाएँगे, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए वहाँ पे और लोगों के दिल जीतने चाहिए और ये जितनी भी तंज़ीमें हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। जिस तरह खालिस्तान का भी ज़िक्र हुआ कि खालिस्तानी जो हैं चंद मुट्ठी भर जो इंडिया में भी हैं और बाहर के भी हैं, वो भी ख़त्म होने चाहिए। तो बाकी आम आवाम तो जो है वो तो नहीं है खालिस्तानी। आम सिख जो हैं, वो सारे जो है वो इंडिया के साथ हैं। तो इसी तरह जो है बलोचियों के दिल भी जीते हैं और बलोची भी पाकिस्तान के साथ होंगे फिर। तो जो बीएलए रह जाएगी पीछे, वो जिसको सपोर्ट पीछे मिल रही है अफ़गानिस्तान की, उसको भी जो है ख़त्मा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि बी ए बलूचिस्तान में जो है वो एक तो
सरदारी निज़ाम है भाई। ठीक है, बलूचिस्तान में सरदारी निज़ाम है। जिस दिन ये सरदारी निज़ाम खत्म हो जाएगा ना, उस दिन डेवलपमेंट के काम भी उसी दिन ही शुरू होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। तो ये सरदारों को तो मिल रहा है सारा, ये जो बजट मिलता है ये सरदारों के पास ही जाता है ना। तकरीबन कोई 12-13 सरदार हैं वहाँ पे बड़े, जो जिनमें बुगटी भी था जिसको ख़त्म किया गया था। तो ये सरदार हैं, जिनमें 10 सरदारों को कोई तकलीफ़ नहीं है पाकिस्तानी हुकूमत से, 1-2 को है, और वो जो है वो कहते हैं कि जी हमें अलग मुल्क चाहिए, तो वही बीएलए को सपोर्ट भी करते हैं। तो बाकी अवाम तक नहीं पहुँच रहा, ये सरदारों से पहले पूछे। अगर बच्चा अगर गन उठा रहा है तो उन सरदारों को पहले भड़काएँ। ये सरदारी सिस्टम वहाँ पे ख़त्म करें। कहें कि जी अवाम को मिलना चाहिए डायरेक्ट जो बजट है, अवाम के पास पहुँचना चाहिए, अपना नुमाइंदा खड़ा करें, फिर वो लगाएगा वहाँ पे। अगर वो सरदारों के पास पहुँच के सरदारों पे गायब हो जाता है, तो वो तो देखना पड़ेगा ना, बलूचिस्तान को भी सरदारों को पहले ख़त्म करे ना। ये जो सरदार बैठे हुए हैं ऊपर, जिस तरह का बुगटी भी था एक, और उसके चाहने वाले भी काफ़ी थे, जो कि मुल्क को नुकसान ज़्यादा पहुँचा रहा था। तो लेकिन उस तरह के सरदार और भी हैं सारे, जिनमें 10 सरदार जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं, क्योंकि वो ले रहे हैं बजट, खा रहे हैं अपना। अवाम तक नहीं पहुँच रहा, उनकी वजह से नहीं पहुँच रहा, कहीं न कहीं देखा जाए तो। पहले उनको ख़त्म करें, वो सिस्टम ख़त्म करें सरदारी। अपने नुमाइंदे लेके आएँ ऊपर बलूचिस्तान में। अगर बीएलए को इतना शौक है लड़ने का, तो उनके दुश्मन वो सरदार भी हैं, उनके साथ भी निपटे ना। तो बहरहाल जी, ये तंज़ीमें ख़त्म होनी चाहिए और रियासत को जो है ऑपरेशन ज़रूर करना चाहिए, और हम जो है इस चीज़ में साथ है कि मुल्क को जो नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमले कर रहे हैं, बेगुनाह लोग मर रहे हैं, उनको ख़त्म करना चाहिए। बेगुनाह को नहीं, उनको जो वाक़ई गुनहगार हैं। चलो जी, देखते हैं हालात कैसे होते हैं पाकिस्तान के और क्या चलता है, लेकिन सारे मसले मसाइल अगर देखे जाएँ तो पाकिस्तान ही निपट रहा है उससे। पाकिस्तान के क्रिएट किए हुए हैं। पास्ट में जो गलतियाँ की हैं वो भाई जो बोया वो काटना है। तो ये सिचुएशन अब पाकिस्तान के ऊपर आई है और उसको हैंडल किस तरीके से करते हैं और अवाम कितना साथ देती है, वो देखने लायक होगी। दूसरी स्टेट्स के लोग जो हैं, जैसे हम पंजाब के हैं, तो हम लोग कहीं न कहीं एक तरफ़ा भी फ़ैसला कर रहे हैं, दो तरफ़ा भी चीज़ों को नहीं देख रहे। और ठीक है, अली अमीन गड्ढापुर जो है, वो इस तरह की स्ट्रेट फॉरवर्ड धमकी दे रहा है वहाँ पे। और जिस सिचुएशन से वो भागा था, जिस सिचुएशन में वो था, अवाम को सामने लेके आया और होल्ड किया, और जब देखा कि सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड होगी तो बैक फुट ले लिया और पिछली गली से निकल लिए। तो बाद में जाके अपनी स्टेट में वो धमकियाँ देना, वोटिंग करना, बयानात देना इस किस्म के, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और जो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनका भी कसूर है। कि भाई आप देख तो लें बंदे में विल पावर कितनी है, अपनी बातों पे कितना ठहरता है, ये कितना लाएअमल है उसका, और किस ट्रेजेडी के साथ चला है, और पास्ट में क्या किया और फ्यूचर में क्या कर सकता है, ये पास्ट की हिकमत अमली से पता चल जाता है एक लीडर की। कहीं न कहीं अवाम जो है अभी भी उसको सपोर्ट कर रही है, वो पहले नंबर पे तो वो बेवकूफ़ लोग हैं। वो समझ लें कि इतना बड़ा वर्ड तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं जो लोग अभी भी उस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, गद्दार ही हैं। वो भी गद्दार वतनी है। कि भाई ऐसे बंदे को सपोर्ट करना जिसका कोई अमल नहीं है, और दूसरी बात वो दूसरी स्टेट को जनाब वो कह लें कि अलग अहमियत दे रहा है और अपने होल्ड पे ले रहा है, और हुकूमत को वो कुछ नहीं मानता, और जो बात चल रही है, जो रूल रेगुलेशन चल रही है, उनको वो मानता नहीं है। तो कॉम्प्लिकेटेड तो होगी चीज़ें भाई। आप एक ही घर में रहते हो और आप कहें जी रूल रेगुलेशन अलग होंगे, तो वो जो घर का मालिक होगा भाई फिर वो चढ़ाई करेगा। फिर वो आपको समझाने की कोशिश करेगा, 2 चीज़ें होगी, वो आपको या तो समझाएगा, आप समझ जाएँ तो ठीक, वरना आपको वो ठुड्डे मार के निकाल देगा। तो यही चीज़ इनके साथ होने वाली है, और वो ऑपरेशन करना चाहते हैं तो उनको करने दें। अगर आपको कोई मसला नहीं है, आप नहीं करने दे रहे, इसका मतलब है वो ठीक है। और वो जो कह रहे हैं कि आपने पाल के रखे हुए बंदे और उन तंजीमों को आप पनाह दे रहे हैं, तो इट्स मीन समथिंग इन देयर, मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो फिर भई सिचुएशन तो सबके सामने है, फिर क्यों नहीं खोल के सामने आते? या तो फिर 2 चीज़ें खोल के सामने आ जाए, बोले कि हाँ, ये बंदे हमारे पास हैं, और ये तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, कौन किस चीज़ का हल निकालता है और किस तरीके से निकालता है, और हुकूमत जो है क क्या लाए-अमल अपनाती है इसके ऊपर, किस तरह इन अ गुड वे मैं कहूँगा। क्योंकि पाकिस्तान के हालात पहले ही बहुत ख़राब हो चुके हैं, और मैं नहीं चाहता और जो है वो जंग वाला माहौल जो है वो बन जाए पाकिस्तान में। और वो लोग जो कुछ साथ दे रहे हैं केपीके के, और
क्या लें वो अभी भी पाकिस्तान की बिहार पे बात करते हैं और काफ़ी सारे हैं। वतन परस्ती की खैबर वो पख्तूनख्वा में हैं पाकिस्तानी के हक में। बिल्कुल वतन परस्ती का जज्बा मौजूद है और कहीं न कहीं वो माद ना पड़ जाए। अगर वो उन लोगों में भी माद पड़ गया तो भाई वो वही हिसाब हो जाएगा बलूचिस्तान वाला थोड़ा बहुत सिनेरियो जो है ना, वो मेरे ख़्याल में वहीं पे चली जाएगी बात। तो आप इस तरह करके अपनी स्टेट जो है वो खोते जाएँगे। तो वो जो टुकड़ों वाला सिस्टम जो कह रहे हैं ना हमेशा लग रहा है कि आने वाले वक़्त में टुकड़े ना हो जाएँ। तो ये चीज़ें जो हैं ये उसी की तरफ लेके जा रही हैं। अभी नज़र तो यही आ रहा है कि पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ है प्रॉब्लम में, लेकिन उसको रिज़ॉल्व करने का कोई मेरे ख़्याल में हल नज़र नहीं आ रहा। तो हम भी लोगों की कन्वर्सेशन सुनते हैं उनकी, चीमा साहब जैसे तारक साहब से बात कर रहे थे, तो ये भी मुख्तलिफ मौज़ू पे करते हैं लेकिन आ जाके वो पीटीआई और ये इन चीज़ों को जनाब करते हैं लेकिन हल नहीं बताते कि हाँ, ये करना चाहिए। ये हो रहा है इस वक़्त सिचुएशन ये है तो ऐसे हो जाती जाए तो बेहतर है मुल्क के लिए भी, अवाम के लिए भी और जो है कह लें कि माहौल भी पूरा स्टेबल रहेगा। कुछ ऐसी सजेशन जो है वो दें, तो हमें भी वो सजेशन नज़र नहीं आते, हमें भी वो सेम टू सेम वो कन्वर्सेशन वार्तालाप नज़र आती है कि हाँ, सुन ली, उसके ऊपर रिएक्ट कर लिया, लेकिन एट द एंड को पूछे कि भाई इसका हल क्या है, तो वो तो हमारे पास भी नहीं। हुँ। तो लेट्स सी देखते हैं हालात कितने और अच्छे होते हैं, कितने बिगड़ते हैं, ये हुकूमत पे डिपेंड करता है। वो किस तरह का अमल जो है वो आगे स्टेप जो है वो उठाती है। तो क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट्स जो है कमेंट सेक्शन जो है वो ओपन है आपके लिए। इन क्यूरेशन वीडियो को लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।